हमारा यूनिवर्स काफ़ी स्ट्रेंज और एक्साइटिंग है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 10 सेप्टिलियन प्लैनेट्स हैं। सेप्टिलियन का मतलब 10 के बाद 24 जीरोस, और यह सिर्फ उन प्लैनेट्स का काउंट है जो कि किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। वो प्लैनेट्स जो कि किसी भी स्टार की ग्रेविटी से नहीं बंधे हुए हैं, हमारे पास उनका अप्रॉक्सीमेट काउंट भी नहीं है। हमें लगता है कि सारे प्लैनेट्स रॉक्स या गैसेस के बने हुए हैं और वह सन जैसे किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। तो आइए आज हम अपने इस यूनिवर्स के 10 सबसे अजीब प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम पहले 5 को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए 5 को। हम सभी ने सैटर्न की फोटोज तो देखी हैं। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड सबसे बड़ा प्लैनेट है और सैटर्न के अराउंड आइस और डस्ट से बनी हुई ब्यूटीफुल रिंग्स हैं। अब सैटर्न को लेते हैं और इसकी रिंग्स को 200 टाइम्स बढ़ा देते हैं। ऐसा करने पे हमें मिलेगा प्लैनेट J1407b, जो कि हमारी धरती से 430 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम सैटर्न को इस प्लैनेट से रिप्लेस कर दें तो हमारी रात की स्काई में इस प्लैनेट की रिंग्स सबसे बड़ी और सबसे ब्राइट दिखाई देंगी, हमारे मून से भी ज़्यादा बड़ी और ब्राइट। इस प्लैनेट के रिंग्स के बीच में एक गैप भी है जिसमें एक मार्स जितना बड़ा मून है। अगर इस मून पे या सैटेलाइट पे एलियंस रहते होंगे तो उनके लिए रात का नज़ारा कितना अच्छा होगा। स्पेस से धरती ब्लू दिखती है क्योंकि धरती के ओशंस ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं करते। अब चलिए TRES 2b नामक प्लैनेट के पास चलते हैं, जो कि हमारी धरती से 750 लाइट ईयर्स दूर है। यह प्लैनेट जुपिटर जैसा एक गैस जायंट है और यह कोल से भी ज़्यादा डार्क है। इनफैक्ट यह अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट का सिर्फ 1% ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से यह प्लैनेट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डार्केस्ट प्लैनेट है। इस प्लैनेट के इतने डार्क होने की एक वजह है इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसेस हैं, लेकिन साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि सिर्फ इन गैसेस की वजह से यह प्लैनेट इतना डार्क कैसे हो सकता है। और इतना ही नहीं, इस प्लैनेट का एक रेडिश ग्लो है, जैसे कि कोयले का होता है जब उसे आग लगाई जाती है। तो ऐसा इस प्लैनेट के सरफेस टेम्परेचर की वजह से है, जो कि 1100 डिग्री सेल्सियस है। कंपैरिजन के लिए अगर हम वीनस लें, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो वीनस का सरफेस टेम्परेचर सिर्फ 441 डिग्री सेल्सियस होता है। अब चलिए एक ऐसे प्लैनेट पे चलते हैं जो आधा गर्मी की वजह से मेल्ट हो रहा है और आधा ठंड की वजह से फ्रीज हो रहा है। यह प्लैनेट है कोरॉट 7b, जो कि हमारी धरती से अप्रोक्सीमेटली 500 लाइट ईयर्स दूर है। यह प्लैनेट हमारी धरती के मुकाबले 1.5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है और अपने स्टार से इतना क्लोज है कि उसे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सिर्फ 20.5 आवर्स ही लगते हैं। यह प्लैनेट धरती के मुकाबले अपने स्टार से 60 टाइम्स ज़्यादा करीब है। इसकी वजह से इस प्लैनेट पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि इसके स्टार की रेडिएशंस ने इसके सारे एटमॉस्फेयर को स्पेस में उड़ा दिया है। और अपने स्टार के इतने क्लोज होने की वजह से ये प्लैनेट अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड होने का मतलब इस प्लैनेट का एक साइड हमेशा स्टार की तरफ फेस करता रहता है और दूसरा साइड कभी भी स्टार की तरफ नहीं आता है। जैसे कि हमारा मून धरती के साथ टाइडली लॉक्ड है, सेम उसी तरह से इस प्लैनेट का जो साइड अपने स्टार की तरफ फेस करता रहता है, वहां पे टेम्परेचर सरफेस पे 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सरफेस पे मोल्टेन लावा की रिवर्स बह रही होती हैं और हर जगह वॉल्केनोस फट रहे होते हैं। इसके ऑपोजिट जो साइड कभी भी स्टार को फेस नहीं करता है या जिस साइड पे कभी भी स्टार की लाइट नहीं पड़ रही होती है, वो काफी ज्यादा ठंडा रहता है, -200 डिग्री सेल्सियस जितना ठंडा। तो इस प्लैनेट पे एक साइड एक्सट्रीम हीट है और एक साइड एक्सट्रीम कोल्ड। अब इमेजिन करिए कि अगर आइस पर आग लगी हो तो वो कैसी दिखेगी। ये बड़ा ही अजीब कॉम्बिनेशन है आइस और फायर का, क्योंकि दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हम सोचते हैं, हमारा यूनिवर्स ऐसा नहीं सोचता। तो चलिए अब जेलस 436b पे चलते हैं, जो कि हमारी धरती से मात्र 33 लाइट ईयर्स दूर है। यह एक नेपच्यून साइज का प्लैनेट है और अपने स्टार से सिर्फ 4 मिलियन किलोमीटर दूर है।
कंपैरिजन के लिए मरक्यूरी हमारे सन से 60 मिलियन किलोमीटर दूर है। अपने स्टार के इतने क्लोज होने के बावजूद भी यह प्लैनेट सॉलिड आइस का बना हुआ है और इसके सरफेस पर टेम्परेचर 440 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि लगभग वीनस के बराबर है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो आइस तो मेल्ट करने लगती है और इनफैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्लैनेट पे क्या केमिस्ट्री के रूल्स नहीं लगते? तो ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री के रूल्स तो सारे प्लैनेट्स पे सेम है, लेकिन इस प्लैनेट पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। इस बढ़ी हुई ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है कि जैसे ही आइस मेल्ट होती है, इस प्लैनेट की ग्रेविटी उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से एक नई तरह की आइस फॉर्म हो जाती है जिसे आइस फोर कहते हैं। यह आइस फोर धरती पर नहीं मिलती और यह काफ़ी ज़्यादा डेंस और एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। इसी एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से यह सॉलिड आइस मेल्ट नहीं करती है, ना ही इवेपोरेट करती है, इवन तो यह प्लैनेट अपने स्टार के इतनी क्लोज है। फाइनली अब हम रुक करते हैं एक प्लैनेट की तरफ जो कि हमारी धरती की तरह ही ब्लू कलर का दिखता है। यह प्लैनेट हमारी धरती से 64.5 लाइट ईयर्स दूर है। हो सकता है किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के मेंबर्स हमारी धरती पर आना चाहते हैं और वो ब्लू कलर की वजह से कंफ्यूज होकर इस प्लैनेट पे पहुंच जाए, जैसा कि कोलंबस के साथ हुआ था। वो चला तो था इंडिया के लिए, लेकिन अमेरिका पहुंच गया। अब ये प्लैनेट इन एलियंस को बिल्कुल भी इनवाइटिंग नहीं लगेगा। धरती पे जो सबसे बड़े साइक्लोन्स आते हैं उनमें विंड की स्पीड 371 किलोमीटर पर आवर होती है और यह विंड काफी ज्यादा नुकसान कर सकती है। लेकिन हमारी धरती पे आने वाले साइक्लोन्स कुछ भी नहीं है HD 18977 3b पे आने वाले साइक्लोन्स के मुकाबले, क्योंकि इस प्लैनेट पे जो विंड्स चलती हैं वो साउंड की स्पीड से भी 7 टाइम्स ज्यादा तेज होती हैं, यानी कि लगभग 8700 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेज। इतनी तेज विंड्स में तो किसी भी चीज का इस प्लैनेट के सरफेस पर टिक पाना इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ साथ इस प्लैनेट का ब्लू कलर हमारी धरती की तरह ही ओशंस की वजह से नहीं है, बल्कि ग्लास की वजह से है। वह ग्लास जो लगातार इस प्लैनेट पे बारिश की तरह गिर रही होती है। इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में काफी सारा सिलिकॉन है जो कि फ्यूज होके ग्लास की शेप लेता रहता है और वो बारिश के साथ नीचे गिरता रहता है। इस प्लैनेट पे मोल्टन ग्लास की बारिश होती है और यह मोल्टन ग्लास फाइनली सरफेस के पास पहुंच के सॉलिडिफाई हो जाती है और इसे फिर से विंड्स पिक कर लेती हैं और ये पूरे प्लैनेट पे उड़ रहे होते हैं। इन प्लैनेट्स को देखकर हमारी धरती पे होने वाले एक्सट्रीम वेदर्स और नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ही मामूली लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए 5 अजीब प्लैनेट्स को देखेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे क्यूरियस।